हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 10th क्लास है और 10th क्लास में हम लोग देखते हैं पॉलिटिकल साइंस, और इसी पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत जो है मेरे प्यारे बच्चों हम लोग आपका बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 3 पर। जाति, धार्मिक और लैंगिक मसलों को हम लोग आपका देख रहे थे और 2 लेक्चर हमारे इसमें हो चुके हैं। तो हमने सबसे पहले महिलाओं वाला जो लैंगिक का मसला था उसको देख लिया। कल मैं आपको सांप्रदायिकता पढ़ा रहा था, क्लियर है? और मैंने बहुत अच्छे से आपको सांप्रदायिकता पढ़ाने का प्रयास किया कि आपकी धर्म, सांप्रदायिकता और राजनीति क्या होते हैं और कैसे ये धर्म और राजनीति जब आपस में मिल जाते हैं तो तब क्या होती है, सांप्रदायिकता कैसे पनपती है, उस फेज को मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। एक एक करके वो सारे फेज मैंने आपको दिखाए, एक एक करके वो सारी चीजें मैंने आपको समझाई और एक एक करके वो मैंने सारी चीजें आपको दिखाई। और इतने करने और दिखाने के साथ आपने बहुत अच्छे से इन सभी चीजों को देख लिया। ठीक, अब देखिए, ये देख लिया सांप्रदायिकता पढ़ा, शुरू कैसे होती है जब कोई व्यक्ति अपने धर्म को श्रेष्ठ मानने लगे तो दूसरा और वहां उसके विरोध पर अड़ जाए, क्लियर है, और उसको हर तरह के धर्म के पक्ष से जोड़ दे, ठीक, और संकुचित मानसिकता के साथ वहां चीजें बढ़े। इन सारी चीजों को मैंने एक एक करके आपको दिखाया, समझाया और जानने का जो है आपका प्रयास भी कराया, और हमने इन सभी को एक एक करके बहुत अच्छे पहल के रूप में हमने देख लिया। ठीक है, अब हमने इस सारे आपके नरसंहार को, इन सब चीजों को हम देखा। तो एक बार पूरा आप अच्छे से देख लीजिए और कोई डाउट, कोई क्वेरी आपकी सांप्रदायिकता में रहती है मुझसे पूछ लीजिए। अब हम इसके बाद आपका पढ़ेंगे धर्म निरपेक्ष, यानी कि जहाँ धर्म निरपेक्ष, निरपेक्ष का मतलब होता है शून्य। शून्य का मतलब ना तो आप किसी धर्म को सपोर्ट करते हैं, ना आप किसी धर्म का विरोध करते हैं, ऐसी स्थिति को हम निरपेक्ष कहते हैं। आइए उसको भी देखेंगे, लेकिन सबसे पहले आप इस सारी चीजों को अच्छे से देख लें फिर आगे बढ़े। चलिए देखिए, धर्म निरपेक्ष शासन बहुत इंपॉर्टेंट है। धर्म निरपेक्ष शासन, सांप्रदायिकता हमारे देश के लोकतंत्र के लिए एक बड़ी चुनौती है। कैसा है? बड़ी चुनौती। जिस तरीके से गरीबी हमारे लिए चुनौती है, ऐसे ही सांप्रदायिकता हमारे देश के लिए या हमारे लोकतांत्रिक देश के लिए एक बहुत बड़ी चुनौतियों में से एक है। ठीक, हमारे संविधान निर्माता ने इस चुनौती के प्रति सचेत, सचेत का मतलब होता है किसी चीज के बारे में पहले से जागरूक होना। इसी कारण उन्होंने धर्मनिरपेक्ष शासन का मॉडल चुना और इसी आधार पर संविधान के अनेक प्रावधान किए और इनके बारे में पिछले साल हम पढ़ चुके हैं। भारतीय राज्य ने किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में अंगीकार नहीं किया है। ध्यान दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। भारतीय राज्य ने किसी भी धर्म को क्या नहीं किया है? अंगीकार नहीं किया है, एक्सेप्ट नहीं किया है कि भारत का एक धर्म होगा। नहीं, भारत क्या होगा? भारत एक आपका धर्म निरपेक्ष राज्य होगा। श्रीलंका बौद्ध धर्म, पाकिस्तान में इस्लाम, इंग्लैंड में ईसाई धर्म का दर्जा रहा है। ठीक है, जैसे आप श्रीलंका जाओ तो वो बौद्धिज्म कंट्री है, पाकिस्तान जाओ तो वो आपका इस्लामिक कंट्री है, इंग्लैंड जाओ तो वो आपका क्रिश्चियन कंट्री है, लेकिन भारत में आप आओ तो भारत क्या है? आपका सेकुलर कंट्री है। कैसी है? सेकुलर। हर धर्म व्यक्ति विशेष को अपने हिसाब से मानने, पूजा पाठ करने का पूरा स्वतंत्र अधिकार है। इसके विपरीत भारत का शासन किसी भी धर्म को विशेष दर्जा नहीं मिलता है। मेन क्या होता है कि वो किसी भी धर्म को खास दर्जा आपका नहीं देता है। संविधान सभी नागरिकों और समुदायों को
किसी भी धर्म का पालन करने और प्रचार करने की आजादी देता है। क्या करता है? किसी भी धर्म का आप पालन करिए, किसी भी धर्म का प्रचार करिए, इन सब की वो आजादी क्या है? इन सभी को आपका देता है। संविधान धर्म के आधार पर किए जाने वाले किसी तरह के भेदभाव से अवैधानिक घोषित करता है। क्या है? संविधान धर्म के आधार पर किए जाने वाले किसी भी अवैधानिक को अघोषित करता है। किसी को अगर कोई चीज आपका कॉन्स्टिट्यूशन में रिलीजन्स के बेस पर अगर आपका दी जाती है, मिलती है, तो कॉन्स्टिट्यूशन से क्या कर देगा? अवैध, यानी कि उसको अनलीगल आपका घोषित कर देगा। यानी कि कास्ट के हिसाब, मतलब धर्म के हिसाब में, रिलीजन के हिसाब में इन चीजों पर विशेष उसने ध्यान रखा हुआ है कि धर्म के आधार पर इन चीजों को ना दिया जाए, ना करा जाए। तो धर्म निरपेक्ष का मतलब क्या है? ध्यान दीजिए, धर्म निरपेक्ष का मतलब है भारतीय राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है, उन्हें किसी राज्य को विशेष दर्जा नहीं दिया है। देखिए इसको और समझने का प्रयास कीजिए और हम आगे बढ़े। देख लीजिए ताकि आपको क्लियर हो जाए धर्मनिरपेक्ष क्या है, कैसा आप इसको मानते हैं। थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा आपको धर्मनिरपेक्ष के बारे में, किस तरह से बात करता है ये। इसके साथ ही संविधान धार्मिक समुदाय में समानता सुनिश्चित करने के लिए शासन को धार्मिक मामलों में दखल देने का अधिकार देता है। क्या है? ध्यान दीजिए, सब उस जितने भी समुदाय हैं उनमें समानता की भावना हो और धार्मिक का उनका अधिकार देता है और छुआछूत की इजाजत नहीं देता। क्या है कि आप किसी के साथ छुआछूत जैसा बर्ताव नहीं कर सकते और ये बड़ा दयनीय है, करना भी नहीं चाहिए। इस हिसाब से देखें तो धर्मनिरपेक्ष कुछ पार्टियों या व्यक्ति की एक विचारधारा बन नहीं है कि अगर आप देखोगे ये कोई आपका एक विचारधारा जैसा नहीं लगेगा। यह विचार हमारे संविधान की बुनियाद है। कैसा है? आपका बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। सांप्रदायिकता भारत में सिर्फ कुछ लोगों के लिए ही एक खतरा नहीं है, यह भारत की बुनियादी अवधारणा के लिए है, एक आपका चुनौती है। हमारी तरह की धर्मनिरपेक्षता शासन जरूरी चीज है और अकेले इसके बूते पर सांप्रदायिकता का मुकाबला नहीं किया जा सकता। हमने अपने दैनिक जीवन में सांप्रदायिकता, पूर्वाग्रह और दुराचार का मुकाबला करना होगा। धर्म के आधार पर गोलाबंदी और मुकाबला राजनीति के दायरे में करने की जरूरत है। हम जो भी चीज करें अपने इस दैनिक जीवन में, चाहे वो सांप्रदायिकता को हमने जो पूर्वाग्रह बना रखा है, कोई भी हम किसी भी दुराचार का मुकाबला करना होगा, धर्म के आधार पर गोलाबंदी, हमें सब कुछ राजनीति के दायरे में करना चाहिए। ठीक, एक दायरा, एक सीमा, एक निश्चित हमको कर लेनी चाहिए। तो ये सब बात करता है आपका धर्मनिरपेक्ष कि किस तरह का धर्म होगा। भारत का कोई अपना धर्म नहीं है, सबको सपोर्ट करेगा, कोई विशेष धर्म नहीं है, किसी विशेष को सहारा नहीं देगा, कोई सहारा देता है कुछ होता तो वहां समानता स्थापित करने के लिए आएगा। ये सारी चीजों को रखा हुआ है और हमने इन्हें देखने का प्रयास किया। अब इससे आगे हम बढ़ेंगे तो जाति और आपका राजनीति बात करेंगे कि जाति की राजनीति कैसे की जाती है। तो एक बार धर्मनिरपेक्षता को देखिए, क्योंकि छोटे छोटे आपके टॉपिक हैं और इनका क्लियरेंस बड़ा जरूरी है। अगर हम इनको पढ़ लेंगे तो सारी चीजें बिल्कुल सरल हो जाएंगी हमारे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप जाति की राजनीति पर हम लोग बात करते हैं। ये बड़ा प्रसिद्ध टॉपिक है, जाति की राजनीति। और आजकल बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां इस तरह का वोट बैंक करते हैं कि जाति आधारित अपनी राजनीति करते हैं और किसी जाति विशेष के नेता को वहां पर आपका नियुक्त कर अपने आप को वोट खींचने, लोक लुभावन नीति और वादे करने के लिए पूरे अग्रसर रहते हैं।
तो भारत में धर्म के आधार पर राजनीति तो रही है, लेकिन उसके साथ-साथ जाति आधारित राजनीति भी बहुत बड़े रूप में अपने आप में रही है। कुछ आप लोग पढ़ोगे, कुछ ऐसे आपके समाज सुधारक रहे हैं, जिनका विशेष योगदान दिखाई देगा। हमने राजनीति में सामाजिक विभाजन के 2 अभिव्यक्ति देखे हैं। इनमें एक मोटे तौर पर सकारात्मक या लाभदायक है, दूसरी आपका नकारात्मक यानी कि नुकसानदेह है। आइए अब इनके अंतिम आपका विभाजन यानी कि जाति और राजनीति की चर्चा करें। इसके सकारात्मक, नकारात्मक दोनों ही पक्ष हैं। कैसे हैं? सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष हैं दोनों के। सबसे पहले बात करते हैं जातिगत असमानता। लिंग यानी कि स्त्री और पुरुष, धर्म पर आधारित विभाजन तो दुनिया भर में है, पर जाति पर आधारित विभाजन सिर्फ भारतीय समाज में ही देखते हैं। देखिए, लिंग के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन, धर्म के आधार पर राजनीति और लिंग की तो पूरी दुनिया में आपको देखने के लिए मिलेगा, लेकिन भारतीय समाज एकमात्र ऐसा समाज है जहां धर्म के अंदर भी जाति बटी हुई है और जातियों में वो है। सभी समाज में कुछ सामाजिक असमानताएं, एक न एक तरह का श्रम विभाजन मौजूद होता है। अधिकतर समाजों में परिवार की एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी में जाती है, लेकिन जाति व्यवस्था इसका एक अतिवादी स्थायी रूप है। अन्य समाजों में मौजूदा असमानताओं में यह एक खास अर्थ से भिन्न है। कैसे हैं? एक खास अर्थ से भिन्न है। इसे पेशे के आनुवंशिक विभाजन की रीति रिवाज की मान्यता है। जाति समूह एक मिलते जुलते पेशे के होते हैं, साथ ही उन्हें अलग सामाजिक समुदाय के रूप में भी देखा जाता है। उनमें आपस में बेटी रोटी अर्थात शादी और खान पान का संबंध रहता है। अन्य जातों समूह में उनके बच्चों ने की ना तो शादी हो सकती है और न ही महत्वपूर्ण पारिवारिक और सामुदायिक आयोजन में उनके पाती बैठकर दूसरी जाति के लोग भोजन कर सकते हैं। अब जाति का बड़ा अलग बोलबाला है। जातियों में क्या है? समाज है, उसमें समाज में कुछ जातियां हैं, तो वो आपका बेटी और रोटी अर्थात शादी और खान पान का संबंध चलता है। इसका शादी और खान पान, तो बहुत समूह के बच्चे ना तो शादी कर सकते हैं और ना ही अपने साथ कोई भी, चाहे आपका पारिवारिक है या सामुदायिक है, पंक्ति में जो पंगत नीचे बैठकर खाना खाते हैं, उसमें एक जाति के लोग दूसरी जाति के साथ भोजन करने से भी उठते हैं। मानते नहीं तो पाप को उठ जाया करते थे, उनको नहीं बैठाते थे। वर्ण व्यवस्था मतलब अन्य जाति समूह से भेदभाव और अपने से अलग मानने की धारणा पर आधारित इसमें अंतर्जय जातियों के साथ ही छुआछूत का व्यवहार किया जाता था। क्या करते थे उनके साथ ये लोग? आपका छुआछूत का जो व्यवहार है वो किया जाता था। अनटचेबिलिटी, आप जानते हैं, आप किसी को देखकर हीन दृष्टि से करें, अरे नहीं नहीं ऐसा रखिए, अदर करिए, तो वो क्या दिखाता है? छुआछूत को व्यक्त करता है ना। और कह रहे हैं जिसकी चर्चा हमने 9वीं क्लास में की थी, कारण यही है कि ज्योतिबा फूले, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पेरियार, नयार स्वामी, राजनेता बाप के जैसे समाज सुधारकों ने जातिगत भेदभाव से मुक्त समाज व्यवस्था बनाने की बात की और उनके लिए काम किया। देखिए, भारत में बड़ी अनोखी बात है, हर जगह धर्म को लेकर चीजें होती हैं, लेकिन भारत में आपका जाति को लेकर भी आपका ये सारी चीजें हम लोगों को देखने के लिए मिली। तो सबने क्या प्रयास किया, जितने भी समाज सुधारक थे, कि जातिगत व्यवस्था ने भारत को बहुत तोड़ा है। ठीक, जितना दमन दूसरों ने किया है उससे ज्यादा कहीं जातिगत व्यवस्था ने व्यक्ति की भावनाओं को आहत किया, और आपको ये सब चीजें देखने के लिए मिलेंगी। देखिए, शहरों में
या जो हमारी पढ़े लिखे वर्ग और आपके सोसाइटी है, वहाँ पर ये चीज़ें देखने के लिए नहीं मिलती। नहीं तो आप देखिए हर जगह, बहुत जगह ये डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव आज भी हमारे समाज में विद्यमान है। कैसा है? हमारे समाज में आज भी विद्यमान है। इन महापुरुषों के प्रयास और सामाजिक आर्थिक बदलावों के चलते आधुनिक भारत में जाति की रचना और जाति व्यवस्था में भारी बदलाव आया है। आर्थिक विकास, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, शहरीकरण, लिटरेसी और शिक्षा के विकास, पेशा चुनने की आजादी, गांव में जमींदारी व्यवस्था कमजोर पड़ने से जाति व्यवस्था पुराने रूप और वर्ण व्यवस्था पर टिकी मानसिकता में बदलाव आ रहा है। ये बड़ी अच्छी बात है कि सबसे पहले क्या हुआ, लोग शिक्षित हो गए, गांव में जमींदारी व्यवस्था थी वो कमजोर पड़ गई, लोग एजुकेटेड हो गए, लोग शहरों की तरफ आए और लोगों का इकोनॉमिकल जब आपका ग्रोथ हुआ तो जो जाति व्यवस्था थी और जाति व्यवस्था का जो पुराना स्वरूप था उसमें वर्ण व्यवस्था टिकी हुई थी। क्लियर है? हम क्षत्रिय हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम शूद्र हैं। शूद्र ये तो वर्ण हो गए, वर्ण में भी हम ये हैं, हम ये हैं, हम राजपूत हैं, हम ठाकुर हैं, हम गुज्जर हैं, हम जाट हैं, हम पंडित हैं, हम कुर्मी हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। इस तरह की बहुत सारे हमारे समाज में आपके जाति व्यवस्था चलती, कायस्थ हैं, ऐसे करते थे। आप दलित हैं, आप पिछड़े हैं, तो ये सारी चीजें हमारे समाज में बड़ा एक अंतर जो विवाद है वो उत्पन्न करती आती थी, जिसकी वजह से हमारे समाज में हमेशा टकराव की स्थिति बनी रही, सामाजिक कुरीतियां बनी रही, महिला और पुरुषों के बीच, और समानता स्थापित करने के लिए प्रयास किया। इसलिए हम क्या बात करते हैं, हर जगह हम लोग क्या करते हैं, समानता को स्थापित करने की बात करते हैं। ठीक, शहर इलाकों में अब तो ज्यादातर इस बात से कोई हिसाब नहीं रखता कि दादा के ट्रेन या बस में आपके साथ कौन बैठा है, और आज की तारीख में ऐसा है भी। आप कहीं जा रहे हैं, चाहे आप ट्रेन से सफर करें या बस से, आपके पास में कौन बैठा है या नहीं, रेस्तरां में आपकी मेज पर बैठकर खाना खा रहे आदमी की जाति क्या है। संविधान में किसी भी तरह की जातिगत भेदभाव निषेध है। निषेध का मतलब है बैन किया हुआ है, ठीक है। और संविधान में जाति व्यवस्था से पैदा हुए अन्याय को समाप्त करने के लिए, अगर मान लीजिए कोई कास्ट सिस्टम से कोई आपका कोई दिक्कत उत्पन्न भी हुई है, अनजस्टिस हुआ है, तो नीतियों के आधार पर अगर 100 साल पहले कोई व्यक्ति एक बार फिर भारत लौट कर आएगा तो उसे बदले हुए भारत को देख के वो हैरान हो जाएगा कि जो व्यक्ति 100 साल पहले आया और आज आए तो बड़ा अंतर उसको भारतीय समाज की व्यवस्था में आपको देखने के लिए मिलेगा। और ये सारी चीज शिक्षा पर्यंत्र से ही हमको बदलाव में दिखाई देती है। वर्ण व्यवस्था, जाति समूह का पदक्रम जिसमें एक जाति लोग हर हाल में सामाजिक पायदान में सबसे ऊपर रहते हैं और किसी अन्य धर्म जाति के क्रमागत रूप से नीचे रहते हैं। तो ये उसी की बात कर रहे हैं कि जातीय व्यवस्था कैसी है। तो जातीय असमानता को एक बार आप अच्छे से देख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग कि जातीय असमानता किस प्रकार। चलिए अब देखिए, ये धर्म की बात थी और राजनीति की बात कर ली, धर्म की बात कर ली। थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं। कह रहे हैं कि बहरहाल समकालीन भारत, समकालीन मतलब जो इस समय के भारत से जाति विदा नहीं हुई है। समकालीन मतलब जो समय हम जी रहे हैं उसमें अभी आप ये नहीं कह सकते कि भाई जाति व्यवस्था समाप्त हो गई है और बिल्कुल समाप्त चले गए हैं, ऐसा नहीं कह सकते। जाति व्यवस्था के पुराने पहलू अभी भी बरकरार है। अभी भी ज्यादातर लोग अपनी जाति और वहां कबीले में शादी करते हैं। स्पष्ट संवैधानिक प्रावधान के बावजूद आज छुआछूत की प्रथा अभी भी पूरी तरह समाप्त नहीं है। जाति व्यवस्था के अंतर्गत सदियों से ही कुछ समूह कोई लाभ स्थिति में तो कुछ समूह आपका दबाव कर रखा गया है। इसका प्रभाव सदियों तक आज तक नजर आता है। जिन जातियों से पहले पढ़ाई लिखाई का चलन मौजूद था और जिनकी शिक्षा पर पकड़ थी, आधुनिक शिक्षा व्यवस्था आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में भी उनका बोलबाला था। जिन जातियों
जिन जातियों को पहले शिक्षा से वंचित रखा जाता था, अब उन्हें सदस्यों को अभी भी स्वाभाविक तौर पर पिछड़े हुए हैं। यही कारण है कि शहरी मध्यम वर्गीय में अगड़ी जाति के लोगों का अनुपात असामान्य रूप से काफी ज्यादा है। जाति और आर्थिक हैसियत से काफी निकट संबंध है। जातिगत असमानता शीर्ष बॉक्स में देखें। ठीक, तो यहाँ आपको समझ आएगा कि अगड़ी जाति, अगड़ी मतलब जो आगे बढ़ी है, मध्यम वर्ग जिनके सशक्त है, जैसे ब्राह्मण वर्ग को अगड़ी जाति में रखा गया है। ठीक, कुछ पिछड़ी जाति हैं, कोई आर्थिक तंगी से पिछड़ गई, कोई शैक्षणिक आधार पर पिछड़ गई, तो इस आधार पर इन्होंने रखा गया है। तो ये जाति व्यवस्था का स्ट्रक्चर है जो हमने पढ़ा। अब जाति के आधार पर राजनीति क्या होती है वो अपने आप में अलग है। अभी तो आपको जाति की आधारित चीजों को समझाया कि भाई जाति होती है, उससे जुड़ी हुई कुछ चीजें हैं, किस तरह से एक दूसरे से रिलेट करती हैं, कैसे कुछ मिक्सचर्स हैं, कैसे कुछ हो रही हैं, इन सभी को हम एक एक करके आपका बात करनी चाहिए और ये देखनी चाहिए। ठीक, उन्हीं के आधार पर ये सारी चीजें हमको देखने के लिए भी मिलती हैं और हम इनको देखते हैं। चलिए, राजनीति में जाति सांप्रदायिक एक तरह ही जाति भी मान्यताओं पर आधारित है कि जाति ही सामाजिक समुदाय का गठन का एकमात्र आधार है। इसी चिंतन पद्धति के अनुसार एक जाति के लोग स्वाभाविक सामाजिक समुदाय का निर्माण करते हैं और उनके हित एक जैसे होते हैं। दूसरी जाति के लोग उनके हितों में कोई मेल नहीं होता, जैसे हमने सांप्रदायिकता के मामले में देखा है। कैसा है, एक जाति दूसरे के हित का कोई मेल नहीं होता, मतलब यहाँ कोई मेल नहीं है एक दूसरे से। जैसे वहां तो मेल था सांप्रदायिकता में, कोई विरोध करेगा, ठीक है, मेल नहीं है। यह मानता हमारे अनुभव से पुष्ट नहीं होती, यानी कि जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है उससे नहीं होती है। अनुभव बताता है कि हमारे जाति जीवन का एक महत्वपूर्ण जरूर है, लेकिन एकमात्र सबसे महत्वपूर्ण पहलू नहीं है। राजनीति में जाति के रूप में ले सकते हैं। ठीक, जब पार्टियां चुनाव के लिए उम्मीदवारों का नाम तय करती हैं तो चुनाव क्षेत्र में मतदाताओं की जातियों के हिसाब से ध्यान रखा जाता है। उन्हें चुनाव जिताने के लिए जरूरी वोट मिलते हैं। जब सरकार का गठन किया जाता है तो राजनीतिक दल में इसका ध्यान रखते हैं। विभिन्न जातियों और कबीलों के लोगों में उचित जगह दी जाती है। राजनीतिक पार्टी उम्मीदवार समर्थन हासिल करने के लिए भावनाओं को उस्काते हैं और कुछ लोग जनजातियों के मकसद और प्रतिनिधि को देखते हैं, तो इस तरीके से उनको देखकर ये सारी बातें की जाती है। ठीक, और क्या कह रहे हैं कि सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार एक व्यक्ति एक वोट की व्यवस्था की राजनीतिक दलों को विवश किया जाता है। वे राजनीतिक समर्थन पाने और लोगों को गोलबंद करने की सक्रिय क्रिया है। इनमें से उन जातियों के लोग नई अभी तक और नीचा माना जाता है। कैसा है, अभी तक इनको नीचा माना जाता है। तो ये राजनीति में भावना में है, कैसे होती है, क्या है, आपके सामने है। आप इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए, फिर आगे देख लिया आप लोगों ने। यहाँ तक किसी बच्चे का कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी बच्चे की? पीछे बच्चों कुछ पूछना है आपको? किसी बच्चे का कोई डाउट जातिगत राजनीति को लेकर, जातिगत असमानताओं को लेकर किसी प्रकार का कोई डाउट है, कोई क्वेरी है आपकी? पूछ लीजिए। देख लिया आपने? चलिए, हो गया ना, शाबाश। तो एक बार पीछे फिर देख लीजिए। वापस धर्मनिरपेक्ष शासन से हमने शुरू किया था। इन शब्दों का बड़ा महत्व है, बड़ा इनका वर्चस्व है, और अखबारों में पढ़ते हो सब कुछ इनकी समरी छुपी होती है। आप इनको अच्छे से एक बार देख लीजिए। चलिए, देख लिया बच्चों। तो फिलहाल
आपने पूरा पढ़ा, किसी का कोई डाउट, कोई क्वेरी हो एक बार पूछ लीजिए। चलिए ठीक है, नहीं है तो मेरे प्यारे बच्चों फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।